चलिए जी, पहले क्या डाउट्स देख लें आपके या पहले पढ़ लें? कितने बच्चों ने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन? डाउट्स हैं कुछ? तो क्यों ना डाउट्स ही देख लें पहले, फिर ठीक है। एक जहां तक मैं समझता हूं क्वेश्चन नंबर 1 करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल में पेज नंबर 54 है। ये 96 मई का क्वेश्चन है। में इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको तो आप बताएं। आर यू श्योर ये क्लियर है आपको? ओके। फिर नवंबर 2002 का एक क्वेश्चन है। तब ये 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब नहीं आता इतना छोटा सा क्वेश्चन 20 नंबर के लिए। बताइए इसमें एडवाइज द कंपनी विच ऑप्शन इट शुड चूज एंड अज्यूम लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन तो पूछा ही है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा है कि उसके एंगल से वायबल है या नहीं। अब बताइए इस नवंबर 2002 के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको? हाँ, टैक्स बेनिफिट 50% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16%। तो डिस्काउंटिंग 16% से ही करी होगी ना? फिर किससे की है? कि तो बेटा आपको ये बात हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना कि इंस्टीट्यूट ने चूंकि पहले ऐसी गलतियां की है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया होने के बावजूद केडी से डिस्काउंटिंग करी है, इसलिए आप अगर एग्जाम में कहीं गलती से केडी से डिस्काउंटिंग कर भी आए तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नोट लिखवाया है मैंने बकायदा इसको लेकर के आपको। हमने अपना एक रूल बनाया है, इफ डिस्काउंटिंग रेट इज गिवन दैट रेट शुड बी यूज्ड, इफ द रेट इज नॉट गिवन इन दैट केस यू शुड यूज केडी। But as far as examination is concerned, even if the rate is given and you use KD, they may accept it. Okay? इसलिए उस बात पे अब हम और डिस्कशन नहीं करते। फिर मई 2003 में 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। सेकेंड पॉइंट नहीं आया समझ में। सैल्वेज वैल्यू नहीं दे रखी है लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं आप? मैं 3 की बात कर रहा था, आप अचानक 2 बोल पड़े। चलो बेटा एक बार अपन क्वेश्चन ध्यान से सोच लें आपको क्या क्या डाउट है, तो फिर उसको क्लोज करके आगे बढ़े, नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा अननेसेसरीली। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सैल्वेज वैल्यू नहीं दी है, पर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ एसेट भी तो नहीं दी है। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ ऑफ एसेट भी नहीं दी है। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं दिया है। इट मींस कि वो एसेट की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दी गई थी, तो उसी इंफॉर्मेशन को आपको लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करना है। ओके? आंसर में सैल्वेज वैल्यू को नहीं लिया है तो आंसर गलत है, आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। हाँ बेटा कुछ गलतियां रह गई है, ढूंढ ढूंढ करके बहुत सारी गलतियां सुधारी है, उसके बाद भी 5% गलतियां छूट गई है, तो वो आप एक सब कॉपी में नोट कर लो और मुझे दे देना, तो मैं अगले एडिशन में उसको सुधार दूंगा। आप लिख लो, कौन जिम्मेदारी ले रहा है लिखने की?
बताओ कैसे? खुद की जिम्मेदारी नहीं ले सकते सर हम, और किसी की क्या लेंगे? नोट लिखा है क्या? यार लिखा तो है, नोट क्यों परेशान हो रहे हो फिर? अच्छा ये आपने लिखा है? हाँ नहीं ठीक है ना, एक जन इसको नोट कर लो सारी चीजें, तो उसको ठीक कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को क्लोज कर दूं क्या? अब वापस तो नहीं आ जाओगे आप उस पर? क्वेश्चन नंबर 2 क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 3, कोई दिक्कत है इसमें आपको? नहीं है। वो गेट बंद कर लो तो पीछे का ठीक से। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो नोट्स के जैसा ही है क्वेश्चन। May 2004, 20 marks. Raise your hand for any problem. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डेप्रिसिएशन 3:2:1 में, लीज रेंट 3:2:1 में है। नवंबर 2004, 8 मार्क्स। कोई प्रॉब्लम है? इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रॉब्लम है? बोलिए क्या दिक्कत है? टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल लॉस नहीं लिया है। Fair Finance, a leasing company, has been approached by a prospective customer intending to acquire a machine whose cash down price is 3 crore. The customer, in order to leverage his tax position, has requested a quote for 3-year lease with a rental payable at the end of each year, but in a diminishing manner such that they are in the ratio of 3:2:1. Depreciation can be assumed to be on straight line basis. तो बेटा लॉस आया कैसे? जब आप सैल्वेज वैल्यू को कंसिडर करके ही डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो कैपिटल गेन या लॉस तो आएगा ही नहीं ना। इस क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 0। तो 3 करोड़ माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 इयर्स, 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन आएगा, और 1-1 करोड़ 3 बार लगाएंगे तो WDV बचेगी 0। 0 WDV वाली एसेट 0 में बिकेगी तो लॉस 0। नहीं वो उस क्वेश्चन पे जब आएंगे तब पूछिए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर इसके बाद नहीं, उस पे आएंगे तब बात करेंगे ना बेटा। फिर मई 2005, 20 मार्क्स। बताओ पहले के जमाने में एग्जाम कितनी इजी होती थी, 20 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन आता था। Company provides 10% depreciation on straight line method on original cost. इसमें मतलब ये है कि सैल्वेज वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में, तो उसको माइनस नहीं करना है, क्योंकि SLM लगाना किस पर है? कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ नहीं करना है। मतलब सैल्वेज वैल्यू को इग्नोर करते हुए आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तब फिर फॉर श्योर कैपिटल गेन या लॉस आएगा। आप तो फुल कॉस्ट को राइट ऑफ कर देंगे, और फुल कॉस्ट को राइट ऑफ कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर WDV बचेगी 0, और आप 20,000 में बेचेंगे तो कैपिटल गेन हो जाएगा। ये आप देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी कंसिडर्ड एज 15%। ये शायद मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है पॉइंट। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देना ही भूल गए थे, मगर सॉल्यूशन में थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट हैपेंस, ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई दिक्कत है क्या? मई 2005 नहीं। आपको अगर ये प्रैक्टिस मैनुअल नहीं लेना है तो किसी बच्चे से लेके अपने प्रैक्टिस मैनुअल से मैपिंग कर लो इसकी, इसका क्वेश्चन नंबर ये, उसका वो। हाँ उसमें गलतियां रहेगी बहुत सारी, इसमें बहुत कम मिलेगी, तो आप इंस्टीट्यूट वाले प्रैक्टिस मैनुअल से भी कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 7, ये रिपीटेशन दिख रहा है किसी पुराने क्वेश्चन का ही, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। इसमें भी नहीं ली क्या सैल्वेज वैल्यू? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू में लिए? रेज योर हैंड फॉर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 7, आई मीन क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2005, 14 मार्क्स। यही क्वेश्चन पहले 20 नंबर के लिए पूछा और बाद में फिर ये क्वेश्चन 14 नंबर के लिए पूछा। चलिए फिर मई 2006 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है इसमें? रेज योर हैंड। मई 2006 15 मार्क्स, करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल, क्वेश्चन नंबर 8, एबीसी कंपनी। एनी प्रॉब्लम? ओके। मई 2006 में ही और एक क्वेश्चन आया 7 नंबर का, ये एबीसी लीजिंग लिमिटेड का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा तो पढ़ देता हूं मैं। 5 साल की लीज आपको देना है, 10 लाख की एसेट है, सैल्वेज वैल्यू 1 लाख है, 10% से डिस्काउंटिंग करना है, टैक्स रेट 50% है, WDV डेप्रिसिएशन है। What lease rental will provide the company its after tax required rate of return? हाँ जी, कैपिटल लॉस या गेन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाँ, मेरे आंसर नहीं है ये इंस्टीट्यूट के आंसर है जिनको मैंने करेक्ट करा है। आप देखना कई जगह मेरे से स्टाइल भी मैच नहीं होगी आंसर की जो मैं करवाता हूं उससे। ये आईसीआई के आंसर है जिनको मैंने करेक्ट करा है, कुछ रह भी गए होंगे। हाँ, कैपिटल गेन लॉस को ट्रीट नहीं करा है क्या? इस क्वेश्चन में ब्लॉक ऑफ एसेट को लेके कुछ कहा है क्या? वैसे तो मैंने अभी पढ़ा तो नहीं दिख रहा है, तो आप उसको करेक्ट कर लो और कैपिटल गेन लॉस का ट्रीटमेंट भी करो। एक्चुअली अगर आप ब्लॉक ऑफ एसेट थ्योरी अज्यूम कर लेते हैं ना, और साथ में ये अज्यूम कर लेते हैं कि देयर आर सेवरल अदर एसेट्स इन दिस ब्लॉक ऑफ एसेट, देन यू हैव टू इग्नोर कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि देयर आर सेवरल अदर एसेट्स इन दिस ब्लॉक। ठीक कर लीजिए, नोट करिए, लिख के दीजिए मुझे। तो इन 2 ही बच्चों को, 3 ही बच्चों को डाउट आया, ये बाकी सब ने कंपाइलर करा, ये करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल करा, उनको नहीं आया डाउट। इसका क्या मतलब निकला? उतार के लाए, किया ही नहीं। डेप्रिसिएशन और एक डाउट पूछ रहे हो इसी क्वेश्चन में क्या? 9th में डेप्रिसिएशन गलत है, कैसे निकला है? $10 लाख का 33% करना है और क्या है? 3,33,000 टाइप्स। देखो सॉल्यूशन में कई लाइनें लिख के काटी है मैंने, मतलब वो इंस्टीट्यूट ने लाइनें दी थी, मैंने उसको कट कर दिया क्योंकि वो गलत है। 10th क्वेश्चन में नहीं, 10th नहीं 9th, डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया ये बताऊं मैं आपको। आ गया आप? ओके। और बताइए, क्लोज कर दूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11,
फुल कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी डेप्रिसिएटेड है, जबकि सेल्वेज वैल्यू शायद बच रही है कितनी, 50,000, तो वो पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा। बोलिए। क्वेश्चन 11 मई 2007, 12 मार्क्स। एनी डाउट? क्लोज्ड। क्वेश्चन 12, इसमें मैंने करेक्शन करके रखा है, इंश्योरेंस प्रॉपर्टी टैक्स विल बी बोन्ड बाय लेसर, ऐसा यहां लिखा नहीं था, लेकिन जब सजेस्टेड आंसर आए एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद तो पाया गया कि अरे उन्होंने तो ऐसा मान लिया है कि ये लेसर ने बियर करना है, लेसी ने नहीं करना है, सॉल्यूशन वैसा आया। तो आई हैव नॉट चेंज सॉल्यूशन, आई चेंज द क्वेश्चन। लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर मैच नहीं हो रहा है, मतलब किस जगह दिक्कत है वो बताओ। सारी स्टेप्स दी ना यहां भी। लीज रेंट, बिलिंग, टोटल इनकम, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, नेट इनकम आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन, एड बैक, कैश फ्लो, स्क्रैप वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, पूरा सोल्यूशन दिया है। आपने अलग स्टेप्स तरीके से करा है, यहां अलग तरह से दिया है। तो बताइए अब कहीं कहां आपने गलती करी, वो तो ढूंढना ही पड़ेगा आपको खुद को ही। ये अलग तरह से सोल्यूशन दिया है, इसमें हर आइटम पर अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट करने की जगह एक इनकम स्टेटमेंट बना करके टैक्स लगा दिया गया है। तो यू विल हैव टू चेक कि क्या आपने ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पर टैक्स बेनिफिट कंसिडर किया है। ओके, लीज रेंट पर टैक्स चार्ज किया है, अच्छा, और डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट लिया है आपने, ठीक है बेटा। वो तो या तो फिर आप फ्री टाइम पे आके मुझे चेक कराएं, तो मैं एक कैलकुलेटर लेके चेक करूंगा कि क्या गलती है। आप लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन ने बोला है कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द लेसर, मतलब लीज ऑप्शन में तो आपको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बियर करना नहीं है, बट लोन ऑप्शन में तो ऑब्वियसली बियर करना ही पड़ेंगे, उसमें बोलने की कोई बात नहीं है। तो ये कॉमन नहीं है, अनकॉमन है बेटा। ये डिस्कशन अपन क्लास में ऑलरेडी इन डेप्थ कर चुके हैं क्वेश्चन में कि आंसर तो कैसे भी मिला दूं मैं, मगर प्रेजेंटेशन भी कोई चीज होती है, मत करो वैसे आप। ऐसे तो अपन फिर लीज रेंट को दोनों साइड से घटा दो, उधर लोन इंस्टॉलमेंट में से कहीं से माइनस कर दो, तो भी आंसर तो टैली होता ही है। या एक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो भी 5-5 हजार रुपए दोनों साइड से हर साल माइनस कर लो, तो भी डिसीजन तो सेम आएगा, मगर तरीका गलत माना जाएगा। लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से 20,000 हाँ नहीं लिए ना, लेकिन जब लेसी नहीं है, ऑनर है, असेट को वो खरीदता है, तब तो आएंगे ना। जो बच्चे वीडियो मोड पे पढ़ रहे हैं वो इन डाउट्स को ध्यान से सुन लें, तो इनमें से आपके बहुत से डाउट्स आपके भी कॉमन होंगे, तो वो सॉल्व हो जाएंगे। और इसके अलावा कोई डाउट्स आते हैं तो वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या जब आपका स्काइप सेशन होगा तब आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12 में और कोई दिक्कत है? और भी करेक्शंस हैं। अज्यूम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज 12% फॉर लेसर एंड 8% फॉर लेसी। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी थी, बट आई हैव करेक्टेड इट अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन। अभी आपको 10 में से एक क्वेश्चन में गलती मिलेगी, अदरवाइज हर दूसरे क्वेश्चन में गलती मिलती प्रैक्टिस मैनुअल में से आप करते तो, और उससे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि मैं जितनी बार सॉल्व करता हूं हर बार ही मेरा आंसर मैच नहीं होता है, ये तो गलत हो जाता है, तो या तो मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम।
एग्जाम में आपकी किस्मत, इफ कॉपी चेकर इज इंटेलिजेंट इनफ तो आपके सही सॉल्यूशन को नंबर देगा, और अगर हाँ इफ ही इज नॉट, इन दैट केस वो मॉडल आंसर से चलेगा, नंबर कट जाएंगे। तो ठीक है ना, मैं तो बोलता ही हूं कि तकरीबन 10-15 नंबर इंस्टीट्यूट की गलतियों के लिए छोड़ दो, अपने को 85 नंबर में से ही मार्क स्कोर करना है, जो करना है 85 में से 70 लाना है अपने को। आ सकते हैं, 15 नंबर कटवा रहे हैं और क्या लोगे आप। यू हैव टू स्कोर 70 एंड यू कैन, इट्स नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट। 3-4 अटेम्प्ट पहले कुछ बच्चों के 90s में भी मार्क्स आए हैं, मुझे याद है, अब नाम वाम तो भूल गया मैं, बट 90, 91 ऐसे स्कोर भी आए हैं, और अभी 80s में चल ही रहे हैं 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट से। डोंट वरी, एफएम तो पास करवाने वाला सब्जेक्ट है, इसको हम इतना पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा मेरी इंस्ट्रक्शंस को। अगर आप चाहते हैं कि न केवल आप इंडिविजुअली एफएम में पास हो जाएं, बल्कि जरूरत पड़ने पर एफएम दूसरे सब्जेक्ट्स को सेट ऑफ दे। देयर हैव बीन केसेस, 2 अटेम्प्ट पहले एक बच्चे की ऑल इंडिया रैंक एफएम की वजह से थी, क्योंकि बाकी सब में उसके लो स्कोर थे और एक एफएम अकेले में ऐसे शूट अप कर गया था वो, तो वो ऑल इंडिया रैंक स्कोर कर गया। कोई बहुत ग्रुप में सेट ऑफ लेकर के जाता है। तो अगर आप सिर्फ एक काम कर लें, एक कसम खा लें, डू एज डायरेक्टेड, मैं वही करूंगा डेली जो मुझसे करने को कहा जाए क्लास में, बस सिर्फ इतना आप करें, आपके 70s में मार्क्स होंगे। डोंट वरी, इवन आफ्टर ऑल दीज मिस्टेक्स 100 नहीं आ पाएंगे, गलतियां इतनी कहां से लाओ। चाहिए क्या 100? बहुत लालची हो यार। फिर उसके बाद नवंबर 2008 का क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का, इसमें भी कैपिटल, इसमें तो नहीं लिया तो मैंने क्वेश्चन करेक्ट कर दिया ना। अज्यूम दैट देयर आर सेवरल अदर एसेट्स इन दिस ब्लॉक। वो वाले क्वेश्चन में मैं ये लाइन लिखना भूल गया हूं, सॉल्यूशन को थोड़ी ठीक करूंगा मैं। आई करेक्ट द क्वेश्चन। ये लाइन बोल्ड करी हुई दिख रही है, अज्यूम दैट देयर आर सेवरल अदर एसेट्स इन द ब्लॉक। इस लाइन के बाद तो अगर आप कैपिटल लॉस का टैक्स ट्रीटमेंट करें तो गलत होगा, क्योंकि अगर ब्लॉक में और असेट्स है और इस असेट को आपने बेच भी दिया तो ब्लॉक जिंदा है, और अगर ब्लॉक जिंदा है तो फिर आप कैपिटल लॉस नहीं ले सकते। इतना आप जानते हैं क्या? कितने बच्चे ब्लॉक ऑफ असेट्स थ्योरी नहीं समझते डेप्रिसिएशन चार्ज करने की? थैंक गॉड आपने हाथ नहीं उठाया। और ये प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इक्वल पे कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं था, सॉल्यूशन में देखने को मिला। नेक्स्ट, क्रॉस बॉर्डर लीजिंग पर नोट लिखिए। क्या मतलब? कुछ नाम पढ़ के आप नहीं गेस मार सकते? लेसर एंड लेसी बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज क्रॉस बॉर्डर लीजिंग। एयरप्लेन्स की जो लीजिंग होती है वो क्रॉस बॉर्डर ही होती है। बोले इंडिया में बने हुए प्लेन जेट एयरवेज ने किराए पे लिए, इंडिया में बनते कहां है प्लेन? बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं दिल्ली में बन के आए हैं, दिल्ली मेड, चाइना मेड नहीं। ये क्रॉस बॉर्डर लीजिंग हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन 15 में भी मैंने ऐड करा है, देयर आर सेवरल अदर एसेट्स इन दिस ब्लॉक। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? फिर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे या सॉल्यूशन का ऑडिट करा है? सॉल्व किए ना? ऐसा तो नहीं कि ये क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये भी ठीक है, ये टिक, ये सही है, ये सही है, नहीं चलता है। स्विमिंग पूल के किनारे बैठ जाओ और लोगों को स्विम करते हुए देखते रहो, और 3 दिन तक लगातार देखो, और फिर 10 फीट 15 फीट वाली डेप्थ में जाके कूद जाओ। आ गई मेरे को तो, अब मारे जाओगे। यू विल हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। किसी और को देख लेने से, सॉल्यूशन को देख लेने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
क्वेश्चन 16 2009 जून इलेक्शन ईयर था ना, मई 2009 में इलेक्शन थे तो एग्जाम जून में पोस्टपोन हो गई थी, एक्स्ट्रा टाइम मिला था बच्चों को। 12 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ 2008 नवंबर से नया सिलेबस भी आ गया था, तो नए सिलेबस, दो तरह के पेपर पैरेलल चल रहे थे, नए सिलेबस के पेपर भी आते थे, पुराने सिलेबस के पेपर भी आते थे। इंस्टीट्यूट को लगा कि उन्होंने सिलेबस बदला है, पर मुझे तो नहीं लगा था, क्योंकि वो सब चीजें पहले से सब पढ़ाई जा रही थी। कुछ नहीं बदलता है एसएफएम में, नो चेंजेस। बोलो, अभी पेपर का पैटर्न के अलावा कुछ नहीं बदलता है। अभी इसमें कोई दिक्कत है? बेटा आप लोगों ने सॉल्व तो करें ना क्वेश्चन, पीछे वालों की आवाज नहीं, बेटा सॉल्व करें क्वेश्चन। फीकी फीकी से एक दो आवाज आई है, बाकी लोग ने नहीं करें। यू आर टेकिंग रिस्क, ओके, इफ यू हैव नॉट डन इट। इसको सॉल्व करने से दो तीन फायदे। सबसे पहली बात, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व। अराउंड 80% क्वेश्चन बिना तकलीफ के, सिर्फ टाइम देना पड़ेगा, हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस आएगा कि क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं इट इज वर्थवाइल, एग्जाम में वो हमारा साथ देगा। दूसरा फायदा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और तीसरा, कुछ नए तरह के क्वेश्चन जो 20% क्वेश्चन या कुछ पॉइंट्स अलग होते हैं वो आप देख लोगे। हो सकता है यू आर लकी इनफ कि आपके वाले एग्जाम में प्रैक्टिस मैनुअल में से ही पेपर आ जाए जैसा ही सेटेंड में आया है, तो फिर कितना फायदा हो जाएगा कि जैसे क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व करे हुए हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन आ जाएं, तो बहुत ही मजा आ जाएगा। बड़े अच्छे से आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। एंड डोंट यू थिंक कि बाद में कर लूंगा, ये बाद कभी भी नहीं आता है। आपकी लाइफ इतनी बिजी है कि एक बार जो काम टल गया उसके लिए दोबारा समय मिलना बहुत मुश्किल है। फिर अगली बैच आ जाएगी, फिर आउटस्टेशन ऑडिट आ जाएंगे, फिर और एक अगली बैच आ जाएगी, फिर घर में शादी आ जाएगी, फिर आप बीमार हो जाओगे, फिर आउटस्टेशन ऑडिट आ जाएगा, फिर एग्जाम ही आ जाएगी अचानक। दूसरी बार पढ़ना बहुत तकलीफदायक होता है। मैं तो बोल रहा हूं दूसरी बार कोई मूवी में भी बिठा दे आपको, 3 से 6 एक पिक्चर देखी और 6 बजे कोई बोले वापस देख ले यार एक बार, इंटरेस्टिंग मूवी भी है तो भी थोड़ा मुश्किल आएगी, अरे यार ये क्या है वापस। और अगले दिन रिश्तेदार आए और बोले चलो हमारे साथ वापस वही पिक्चर चलो, नहीं हो पाए। Even if the movies are so interesting, you cannot see it again. And the syllabus is quite boring. How will you study it again? बहुत मुश्किल जाती है, दिमाग पे पत्थर पड़ते जोर जोर से। Moral of this story, पहली बार में बहुत अच्छे से पढ़ लो, ये दूसरी बार का चक्कर खराब। Do you want it? Sir, I want to be experienced chartered accountant. मत करो। 17, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन 3, 2, 1। ऐसा कैसा क्वेश्चन, मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये इंडिकेट कर रहा है ना कि पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर सेटर का कंफर्ट जोन है ये। हाँ, अच्छा थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, वहां कैपिटल लॉस नहीं था और यहां कैपिटल लॉस है, तो सॉल्यूशन में उसका ट्रीटमेंट कराए कि नहीं कराए। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी रेपिटेटिव टाइप का ही दिख रहा है, ये तो नोट्स में भी है ऐसा क्वेश्चन, तो फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लें। नवंबर 2009 न्यू सिलेबस 12 मार्क्स। May 2010 12 marks old syllabus, question number 19. May 2010 10 marks। ये क्या है, एक ही अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन। लीस्ट टर्म दिया है
बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? May 2011 8 मार्क्स, क्वेश्चन 21 एक्स लिमिटेड। हाँ, ये है कुछ अच्छा क्वेश्चन, इसमें दिक्कत होनी चाहिए आपको, है कि नहीं है? कितने बच्चों को दिक्कत है क्वेश्चन 21 में? मतलब बाकी लोगों ने वाकई सॉल्व नहीं करा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो दिक्कत आनी ही चाहिए। मे भी इसका सोल्यूशन भी गलत हो, शायद सही भी हो, आई डोंट नो। क्वेश्चन 22, ये तो नोट्स के जैसा ही है। 21 करेंगे हम। 23 नवंबर 2013। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। तो लेट अस डिस्कस May 2011 क्वेश्चन 8 मार्क्स। इसी तरह के क्वेश्चन 20 नंबर के भी पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन सिर्फ 8 नंबर के लिए पूछा गया है। अभी जो ट्रेंड है वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन का ही है। 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं 8 मार्क्स के। X Limited had only one water pollution control machine in this type of block of asset. एक बात तो क्लियर हो गई कि कैपिटल गेन लॉस का ट्रीटमेंट करना है। दिस इज द सिंगल एसेट इन ब्लॉक, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। With no book value under the provisions of Income Tax Act 1961, as it was subject to rate of depreciation of 100% in very first year of its installation. पहले साल में 100% depreciation लगा दिया, क्योंकि टैक्स लॉ ने अलाउ किया। Due to fund crunch, X Limited decided to sell the machine, which can be sold in the market to anyone for rupees 5 lakh easily. अब मैं इसके सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करूंगा, मैं जो सही सॉल्यूशन है वो करवाता हूं आपको। 5 लाख रुपए में आप अपनी एग्जिस्टिंग मशीन को बेच सकते हो। ये सेल एंड लीज बैक कहलाता है। अपनी खुद की एसेट है, आपकी खुद की टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, बेच दी, और जिसको बेची उससे वही मोटरसाइकिल वापस किराए पे ले ली, तो इफेक्टिवली आप अपनी मोटरसाइकिल को राइड कर रहे हो, मगर अब ऑनर की हैसियत से नहीं, लेसी की हैसियत से। सर इतना नाटक काय को करा? बेटा पैसों की जरूरत है ना, बेच दी तो इमीडिएट पैसा खड़ा हो गया और आपका काम चल गया। अब लीज रेंट तो धीरे धीरे करके देना है, वो तो कर लेंगे अरेंज। 5 लाख रुपए में एसेट बेच दो। Understanding this from reliable source, Y Limited came forward to buy the machine for rupees 5 lakh and lease it to X Limited for a lease rent of rupees 90,000 per annum for 5 years. X Limited decided to invest the net sale proceed in a risk-free deposit fetching yearly interest of 8.75% to generate some cash flow. It is also decided to relook the entire issue afresh after the said period of 5 years. अच्छा, इसमें एक बात और है कि आप असेट को 100% राइट ऑफ कर चुके हो और फिर 5 लाख में बेचोगे तो 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो जाएगा, और उस पर टैक्स रेट 34%, तो इफेक्टिवली बचेगा 66%। तो 5 लाख इंटू 0.66 करना, 3,30,000। तो एक्चुअली हाथ में आपके आएंगे सिर्फ कितने? 3,30,000। तो जो डिपॉजिट करोगे आप 5 साल के लिए, जिस पे ईयरली इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो किस पर मिलेगा? 3,30,000 पर। 5 लाख पे नहीं मिलेगा ना, क्योंकि कैपिटल गेन पर टैक्स भी तो देना पड़ेगा। Another company, Z Limited, also approaches X Limited for proposing to sell a similar machine for rupees 4 lakh to the later and undertook to buy it back at the end of 5th year for rupees 1 lakh, provided the maintenance were entrusted to Z Limited for yearly charge of rupees 15,000. X Limited would utilize the net sale proceed of the old machine to fund this machine. Also should it accept this offer. अब ब्लॉक ऑफ एसेट थ्योरी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इस ब्लॉक में एक पुरानी मशीन बिक रही है 5 लाख में और एक नई मशीन आ रही है 4 लाख में। तो नई एसेट आ रही है 4 लाख में और पुरानी बेच रहे हो 5 लाख में, तो ब्लॉक का क्रेडिट बैलेंस आएगा 1 लाख। तो कैपिटल गेन सिर्फ कितना होगा? 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख पर 34% के हिसाब से 34,000 रुपए लग जाएगा टैक्स।
तो होगा ये कि 5 लाख का इनफ्लो होगा असेट खरीदने का, 4 लाख का आउटफ्लो होगा, सॉरी 5 लाख का इनफ्लो होगा असेट बेचने का, फिर 4 लाख में असेट खरीदोगे, 34,000 रुपए टैक्स दे दोगे, हाथ में नेट बचेंगे 66,000। बोला तो नहीं है 66,000 का क्या करना, पर मेरी ओपिनियन में उसको भी 8.75% इंटरेस्ट पे चला दो ना यार, जब क्वेश्चन में वो रेट दिया ही था। तो लेट अस अज्यूम कि वो रेट इस वाले प्रपोजल पर भी लग जाएगा। मेंटेनेंस सामने वाले व्यक्ति को आपको देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन आप कुछ चार्ज कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ब्लॉक का बैलेंस हो चुका है 0, कैपिटल गेन हो गया और बैलेंस कुछ बचा ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है। The marginal rate of tax of X Limited is 34% and weighted average cost of capital is 12%. Which alternative would you recommend? तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए। इसमें मैं पहले ले रहा हूं ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में इनिशियल कैश फ्लो, इसमें आप सेल करेंगे कितने में, 5 लाख, टैक्स लग जाएगा आपको 1,70,000, बचेगा, बचे हुए को आप क्या कर देंगे, इन्वेस्ट। कितने रुपए, 3,30,000। तो नेट कैश फ्लो आपका हो जाएगा 0। फिर जहां तक सवाल है एनुअल कैश फ्लोस का, तो इसमें लीज रेंट कितना दे रहे हैं आप बोलेंगे, 90,000। और जरा 3,30,000 का 8.75% इंटरेस्ट बता दीजिए, 28,875। तो नेट आपका 61,125। और टैक्स के अलावा और कुछ है क्या एनुअल कैश फ्लो में, 90,000, 5 लाख और कुछ नहीं है। अब इस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 34% के हिसाब से, 18,000, 20,000, 782, 40,000, 342, 343 कर लेते हैं। इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% लगा लेते हैं। कितना, 5 साल के लिए 3.30, 3.605, सॉरी 1,45,427। फिर आया टर्मिनल कैश फ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो में आपको मिलेगा 3,30,000 रुपए, जो पैसा इन्वेस्ट करा था। 5वें साल का फैक्टर कितना, 0.567, 187, 251। नंबर 4 एनपीवी।
एक्चुअली इट्स मोर ए क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग, ज्यादा क्या फाइनेंस। पर कैपिटल बजटिंग तो पढ़ा है ना आपने, ऐसे थोड़ी बोल सकते कि आपके लिए एकदम नया है। आईपीसीसी में पढ़ा ही था, काफी डेप्थ में पढ़ते हैं वहां तो। डबल 1 4 1 8 2 4 पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। ऑप्शन 2 की बात कर लेते हैं अब इसके बाद में। इसमें इनिशियल कैश फ्लो 4 लाख का इनफ्लो, नहीं इनफ्लो तो एक 5 लाख का है ना, सेल का। सेल का इनफ्लो 5 लाख, परचेज का आउटफ्लो 4 लाख, टैक्स ऑन कैपिटल गेन 1 लाख का 34%, 34,000, और जो बचा 66,000 है उसको हम क्या कर देंगे? इन्वेस्ट। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली तो नहीं बोला है ऐसा, लेकिन अब ठीक है ना, कंपेरेबल कैसे बनेंगे ऑप्शन? वहां पे इन्वेस्ट करो, यहां मत करो, ये तो कोई बात नहीं होती है। सो दैट वे इट इज नील। फिर बात आई एनुअल कैश फ्लो की, तो मेंटेनेंस है ना एक तो इसमें। एक तो इंटरेस्ट बताओ, कितनी इंटरेस्ट इनकम है अपनी? 5775, और मेंटेनेंस 15,000। तो और कोई है रेवेन्यू नेचर का आइटम? डिप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं क्योंकि ब्लॉक में बैलेंस ही नहीं है। कितना बैलेंस बचा? 9,225। इस पे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 3137। तो नेट कैश फ्लो कितना आएगा? फिर से बोलिए। 6088। एन्युटी फैक्टर वही 3.605। टू 1945। ठीक है, 7 भी चलेगा। टर्मिनल कैश फ्लो $66,000 into 0.567 3437400 जो भी है। चलो एनपीवी बताओ आप तो। वन 5477 पॉजिटिव। बोलिए। 1 लाख। अच्छा, उसने सैलवेज वैल्यू भी दी है क्या? तो वो इसमें कंसिडर करो ना, इसको 1,66,000 लो, और फिर उसका टैक्स ट्रीटमेंट भी तो करना पड़ेगा।
1 लाख में वो असेट फिर बेचोगे आप, जबकि उसका बैलेंस ऑलरेडी कितना है, 0। तो 1 लाख पूरा टैक्स आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा, गेन हो जाएगा। उसको आफ्टर टैक्स करोगे तो कितना आएगा वापस, 66,000। लिख देता हूं, मैं बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेल वैल्यू 1 लाख, उस पर लगने वाला टैक्स 34,000, इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो रहा है आपका 66,000, 1,32,000 हो जाएगा ना ये, मल्टीप्लाइड बाय 0.567 74,844 और एनपीवी 5,2899। So option 2 is better. कर दिया था कब? इनका ये कंपाइलर आज चेक मत करो, नहीं करना अपने को चेक। अब ये ईमानदारी से बताओ कि इन 23 क्वेश्चंस में 2-3 तो थ्योरी होंगे, एक ही थ्योरी है, 2 थ्योरी है, तो 21 बचे। 21 में से भी चलो 3 क्वेश्चन नहीं आए करके, तो बचे 18। कितने बच्चों ने 18 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं खुद? हाउ मेनी ऑफ यू? दैट्स वेरी लेस, है ना। 10% स्ट्रेंथ ने करा है, 90% स्ट्रेंथ ने नहीं करा है। डू इट नाउ, इट इज स्टिल नॉट लेट, दो इट इज लेट, बिकॉज अब अगला चैप्टर भी पढ़ना है आपको और ये भी करना है, बट इट्स नॉट वेरी लेट। अभी भी वक्त है आपके पास, और आपको ये फोटोकॉपी नहीं कराना तो मत करवाओ, गलत वाले प्रैक्टिस मैनुअल में से करो ना। आपको खुद को समझ में आना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। वाई डू यू नीड ए हेल्प की क्या गलत है, या किसी से मार्किंग कर लो, लेके करेक्शन कर लो बैठ करके, बट डू इट। हेलो, एक दिन बता दो मुझे जिस दिन मैं आपकी कॉपी चेक करवा सकूं कि आपने ये 23 क्वेश्चन 2 हटा दो तो बचे 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। उस दिन फिर होना ही चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और नहीं करना चाहते हो तो वैसे बता दो, बाद में कर लेना जब आपको समय मिले, जो कि नहीं मिलने वाला है, बट एनीवेज कर लेना बाद में। डू इट नाउ। कब करोगे बोलो? मंडे। कैन आई एक्सपेक्ट कि मंडे को सबकी कॉपी में क्वेश्चंस होंगे सारे? इट्स रिक्वायर्ड, इट्स रिक्वायर्ड, यू नीड प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल्स में तो प्रैक्टिस चाहिए ही आपको, और यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ कि कोई भी नई सिचुएशन आएगी फेस कर लूंगा सर, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं। प्रैक्टिस करने से सारा थ्रिल खत्म हो जाता है। आई वॉन्ट थ्रिल, न्यू सिचुएशंस, तो फिर मत करो। मंडे को अजमेर भैया आज मत चेक करो ये कॉपी, मंडे चेक कर लेना। पर आज क्या डे है? थर्सडे है, थोड़ा दूर है मंडे तो, चलो ठीक है, मंडे को आपकी कॉपी चेक कर लेते हैं। फिर उसमें सारे क्वेश्चंस चाहिए करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल के। हेलो, हाथ उठाओ जो बच्चे अभी तक करके लाए नहीं करके लाए, सब हाथ उठाओ कि मंडे को वो कॉपी चेक कराएंगे। इस बात को सपोर्ट करने की आप हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? ग्रीन शर्ट
अच्छा उधर की साइड मुझे दिखा नहीं, ओके। अच्छे से हाथ उठाओ, ऐसे बिल्कुल पूरा स्ट्रेट ऊंचा। मैं कसम खाता हूं कि मंडे कॉपी चेक करवाऊंगा। डन। अब तो आपने कसम खा ली है, और अगर ये टूटी ना तो बस गड़बड़ हो जाएगी। और ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये नहीं सोचें कि हम मजे में, वहां कौन चेक करेगा। अभी जाके अपने सेंटर हेड को बताओ कि 3 दिन बाद आपकी कॉपी को चेक करवाया जाएगा। नहीं तो मैं यहां से फोन करता हूं उनको कि जब भी लीज फाइनेंस चले और खत्म होने को आए, तब इन सब की कॉपी चेक करवाओ कि उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। चलिए, कल एक क्वेश्चन था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लीज वाला पार्ट आपको सॉल्व करना था। हायर परचेज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 हायर परचेज, उसमें लीज ऑप्शन आपको सॉल्व करना था। और लीज रेंट का पेमेंट कैसे हो रहा है? मंथली लीज रेंट है 25.9 पर 1000। तो क्या 2.59 का लीज रेंट था? उसको मल्टीप्लाई करा आपने 12 से, मल्टीप्लाई करा एडजस्टमेंट फैक्टर 1.0586 से, और उसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया 3.517। लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकल आई कितनी? 115.72। और उसके बाद टैक्स बेनिफिट के लिए 2.59 इंटू 12 इंटू कितना परसेंट? 35% इंटू 3.517, 38.26। और नेट रिजल्ट कितना आ गया? 77.46। ये तो आपका होमवर्क पार्ट हो गया। कल अपना वो ऑप्शन 2 भी अधूरा था, उसमें अपने को एक ही चीज लेनी थी, कैपिटल लॉस का टैक्स बेनिफिट, है ना, कैपिटल गेन लॉस जो भी। बोलो क्या लिखा है क्वेश्चन में? हाँ, अरियर का मतलब एंड होता है। मंथली इन अरियर मतलब एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मंथली इन एडवांस लिखा होता तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता, और ऐसे केस में ये एडजस्टमेंट फैक्टर भी बदल जाता। हाँ, फिर अपना हायर परचेस ऑप्शन, उसका स्टेप नंबर 6। मैंने आपको एक एडवाइस दी थी क्लास की शुरुआत में, उसके बाद कुछ बच्चों ने ज्वाइन करा तो एक बार रिपीट करता हूं। 2 चीजें, एक तो आप अपनी कॉपी में पेज नंबर डाल लें, और नोट्स में जब कोई क्वेश्चन आए तो उस पर अपनी कॉपी का पेज नंबर डाल दें, सो दैट उसको लोकेट करना आपके लिए आसान रहे। और दूसरी बात, चूंकि आप होमवर्क क्लास वर्क एक ही कॉपी में करते हो, तो आप चाहो तो एक डिफरेंट कलर की इंक यूज कर सकते हो होमवर्क के लिए, सो दैट वो आइडेंटिफाई हो जाए। क्योंकि पता पड़ा कि अब आप ये बीच में लीज करके ले आए और वो चल रहा था हायर परचेस ऑप्शन, तो आपको खुद की कॉपी कंफ्यूजिंग लगी, कह रही है हायर परचेस के स्टेप नंबर 5 के बाद लीज कहां से आ गया, और फिर लीज ऑप्शन खत्म हो गया और फिर हायर परचेस के स्टेप नंबर 6 आई। तो अगर ये से ग्रीन कलर की इंक से आपने किया है तो वो अलग से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इतना पोर्शन जो है होमवर्क था, और फिर वापस क्लास वर्क स्टार्ट हो गया। या फिर जगह छोड़ो, जितना क्वेश्चन बच गया है उसकी वो फीजिबल नहीं होगा।
तो होमवर्क डिफरेंट कलर की इंक से अगर आप कर लें तो आपके लिए चीजों को समझना शायद कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 6, हायर परचेस ऑप्शन। WDV निकाल लेते हैं पहले। WDV निकालने का भी ना एक फॉर्मूला यूज, वैसे तो क्या है कि डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ तो आखिर में WDV आ जाएगी, लेकिन एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। WDV इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेस्ट टू द पावर n। यहां कॉस्ट ऑफ एसेट 100 करोड़ है, डेप्रिसिएशन शायद 25% के रेट से है और लाइफ ऑफ द एसेट 5 इयर्स है। तो आप अपने कैलकुलेटर में टाइप करिए 0.75 और उसकी पावर कर दीजिए 5, मतलब एक बार इंटू 4 बार इक्वल टू। और फिर इंटू 100 कर लीजिए, कितना आया? रिपीट इट, 23 पॉइंट। ये WDV बची। WDV सीधा आप ऐसे देखा जाए ध्यान से तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n। लेकिन यहाँ 1 प्लस आर की जगह 1 माइनस आर हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। तो ये असेट की फ्यूचर वैल्यू है। इनफैक्ट इससे एक काम और भी कर सकते हैं कि हम एक ऐसी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस ना हो। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 30 करोड़ है। तो आप क्या करो, WDV लिख लो 30 करोड़, कॉस्ट ऑफ एसेट लिख लो 100 करोड़, 1 माइनस डी को ऐसा ही रहने दो, इसकी पावर कर दो 5, है ना। चलो मेरे साथ करो, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 0.5, 0.3, सॉरी यार, होता है यार, जीवान है फिसल जाती है। 0.3 और 0.3 की पावर क्या करेंगे अब हम? 1/5 करो, 0.3 की पावर 1/5 और खुश हो कि आपको कितना अच्छा काम आता है। ट्वेंटी वन, नहीं क्या बोल रहे हो? 0.7860 आ गया ना, 0.7860 आ गया, -1 कर लो, 21.39%। ये डेप्रिसिएशन की वो रेट आ गई है जिससे अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो WDV भी 30 करोड़ ही बचेगी, और फिर आप 30 करोड़ में बेच देंगे तो कैपिटल गेन लॉस नहीं होगा। कितना बोला आपने? 21.3975%। चलो करके देखते हैं। कैलकुलेटर पे टाइप करो 100 करोड़, मतलब 100 टाइप कर लो, माइनस 21.3975%। लिख के बताता हूं, 21.3975%। ये फर्स्ट ईयर की WDV आ गई। फिर अगेन माइनस 21.3975%, सेकेंड ईयर की WDV आ गई। ऐसे ले जाओ 5th ईयर तक। लगभग 30 करोड़ आ जाता है, चेक करो।
एग्जैक्ट 30 आ गया, 30.0 आ गया। ओके 30 करोड़ में अब आप असेट को बेचेंगे तो कैपिटल गेन कितना होगा? 0, नथिंग। ये जो मैंने आपको बता दिया एफएम में काम नहीं आएगा, लेकिन शायद अकाउंट्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको काम आ जाए वहां के किसी क्वेश्चन में। हाँ, तो 23.73 WDV आ गई। अब इस असेट को आपने बेचा है कितने में? 30 करोड़ में। तो कैपिटल गेन पे टैक्स लगा लेते हैं। 30 माइनस 23.73, उस पर कितना परसेंट? 35% टैक्स लग जाएगा। और उस टैक्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 5वें साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरे भाई 30 में बेचेंगे, 23 की WDV है, तो तकरीबन 6-7 का गेन हो जाएगा। उस गेन पे 35% टैक्स लगेगा। और फैक्टर बताओ, डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.543 इक्वल टू कम ऑन यार, थोड़ा पार्टिसिपेट करो। 1.19। या ऑब्वियसली आउटफ्लो है क्योंकि ये टैक्स चार्ज हुआ है। अब सारी स्टेप चलो। सबसे पहले आपने 20 करोड़ का डाउन पेमेंट करा था। उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी? 98.6। उसके बाद में जो हायर चार्जेस का टैक्स बेनिफिट था, आप बोलो कितना? 11.14। उसके बाद में सैल्वेज वैल्यू थी, क्या था? डेप्रिसिएशन कितना? सॉरी 20.06। उसके बाद सैल्वेज वैल्यू 16 और उसके बाद ये टैक्स 1.19। $72.31 और लीज ऑप्शन है 77.46. So the conclusion is that hire purchase is a better choice. हायर परचेस ऑलमोस्ट लोन ऑप्शन जैसा है। फर्क इतना आया, एक तो इसमें फ्लैट रेट डाल दी तो इंस्टॉलमेंट निकालना आसान हो गया हमारे लिए, और दूसरा फर्क ये है कि मंथली होने की वजह से हायर चार्जेस के लिए लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने की जगह पर हमने सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड अप्लाई करना प्रेफर किया। कितना फ्लैट रेट चार्ज कर रहा है हायर वेंडर आपसे? 16%। तो
पुरता है क्या? 16% पोसाता है? अरे मतलब चलेगा क्या? हाँ, 16% इज ओके, क्योंकि 16% में ये ऑप्शन सस्ता है। शायद वो 17% भी चार्ज करता तो भी पुरता हमको, तो 18 चार्ज करता तो भी शायद पुरता। तो कब तक पुरता ये बताओ। मतलब अब हमको चाहिए ब्रेक इवन फ्लैट रेट। अच्छा, कल मैंने एक टेस्टिंग के लिए व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिन बच्चों के कार्ड बन गए हैं उनको मिला मैसेज? कितने बच्चों को मिला व्हाट्सएप मैसेज? ओके, यू गॉट इट, दैट्स ग्रेट। आपने अगर अपना व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर करा लिया और फिर भी आपको नहीं मिला है अगर मैसेज, तो ज़रूर आपने जो नंबर मैंने सेव करने को कहा था वो ठीक ढंग से सेव नहीं किया होगा। उसको ज़रा दूसरों से एक बार, जिनको मैसेज मिला है उनसे मिला लो कि आपने एक आध डिजिट इधर उधर तो नहीं कर दिए। मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है। और जो टेस्टिंग के लिए मैंने मैसेज भेजा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो बहुत अच्छा मैसेज है वो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पर इतने शॉर्ट में इतना बेहतरीन आर्टिकल ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। सो स्टोर इट। व्हाट्सएप इमेजेस में जाना और मेरे भेजे हुए मैसेजेस का एक अलग फोल्डर बना के उसको उसमें शिफ्ट कर लेना। बड़ा इंटरेस्टिंग कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। और उसको पढ़ भी लेना बेटा, मैसेज आया मैसेज आया मैसेज आया। चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे। डोंट डू दैट, रीड इट, टेक सम टाइम एंड रीड इट। एक छोटा सा फीचर हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप सब लोगों की एफएम की अपनी एक अलग कॉपी है या रफ कॉपी टाइप में काम चला रहे हो आप? कॉपी है एक अलग? तो पहले पेज पर आ जाओ अपनी कॉपी के। यूजुअली अपना नाम लिखते हो आप पहले पेज पर? नहीं लिखा? मेरा नाम लिखा? अरे वाह, अच्छा मोबाइल नंबर के पर्पज से लिखा था। देखो पहले भगवान का नाम लिखा ऊपर, राम 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 राम, और फिर नीचे तरुण। अरे वाह वाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान फिर नीचे शैतान? ये पहला पेज तो आपका शायद जगह नहीं होगी, पर इसका बैक साइड खाली रहता है। अगर इसके बैक साइड से आपने लिखना चालू कर दिया है तो आप दुनिया के बेहतरीन कंजूसों में से एक हैं। बैक साइड खाली है ना बेटा? हाँ, वेरी गुड। अब एक काम करना है इसमें अपने को। इसका टाइटल आप लिख लो इस पेज पर कहीं पर, टू डू अर्जेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट, ऐसा ब्रैकेट में लिखो, टू डू। ये टू डू लिस्ट है अपनी, और ब्रैकेट में लिखो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अब जिन बच्चों ने करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन नहीं करे हैं, कम करे हैं, वो पहला टास्क लिखो इसके अंदर, सॉल्व CPM करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल डैश लीव्स। करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल लीव्स के क्वेश्चन करना है। जिन्होंने कर लिए वो मत लिखना, उनके लिए थोड़ी टू डू है, डन, ऑलरेडी डन है। दूसरा, अगर आपने नहीं करा है तो आप लिख लो प्रैक्टिस एक्सेल फॉर एटलीस्ट 1.5 hours। प्रैक्टिस MS एक्सेल, वो भी लीज के लिए जितना मैंने अभी तक बताया वो, फॉर एटलीस्ट 1.5 hours। आप नहीं करते हो वो तो है, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है आपका नहीं करना, क्योंकि आप खुद जिम्मेदारी लेके यहाँ पढ़ने आए और उसके बाद पढ़ो ही ना। मतलब आप इंडिया की तरफ से ओलंपिक में दौड़ने चले जाओ, सब दौड़े, आप बोलो मेरा मन नहीं। धीरे धीरे चलो, आधे रास्ते में रुक जाओ, सेव परमल खाने लग जाओ रोक के। क्या भरोसा। ये सोचो आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और इंडिया की टीम खेल रही है और एक फील्डर जो है ऐसे पालथी मार के बैठ गया और घास उखाड़ रहा है बैठ के। हाउ विल यू फील? लिटरली गालियां दोगे आप।
अरे डिफिकल्ट कैच भी छूट जाता है और कमेंटेटर बोल दे कि नहीं नहीं ये कैच तो हो सकता था, अरे इसकी तो ऐसी तैसी चला। अगर आप मेरी बोली हुई बातें नहीं कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन वैसी इमेजिन कर लेना कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है और आप फील्डर हो और आप बैठ गए जमीन पे और घास कट, तो आया क्यों भाई यहां? अगर नहीं खेलना था तो इफ यू आर हियर यू विल हैव टू प्ले बिकॉज मेनी पीपल आर वॉचिंग यू, यू डोंट नो बट मेनी पीपल आर। सारे रिश्तेदारों को मालूम है आपके कि आप सीए कर रहे हो, सारे दोस्तों को मालूम है, फेसबुक फ्रेंड्स को मालूम है, लोगों को आपका अटेम्प्ट तक मालूम है और पूछना शुरू कर देते हैं इनकी तो अब एग्जाम आ रही ना, हाँ इसकी एग्जाम चल रही ना, हाँ एग्जाम हो गई ना, रिजल्ट आ गया ना, क्या हुआ? हाँ हाँ भगवान करे ऐसा ही हो, पास ही हो आप, मैं कहां बोल रहा हूं कुछ। आप सोच रहे हो दर्शक नहीं है, मगर इस मैच में बहुत दर्शक हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यहां भी आ गए और फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं तो मतलब आप इतने ऊंचे लेवल तक पहुंच गए और फिर परफॉर्म नहीं कर रहे। ये टू डू आप रोज देखें, आपको कसम है आपके अटेम्प्ट की कि रोज उठ करके इसको देखो। यस, इंडियंस कसम में बहुत विश्वास करते हैं, मानो या ना मानो, अटेम्प्ट की कसम। और वो नो वैल्यू ऑफ क्रॉस एंड वो वट एवर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में अंटा वैली नहीं मानी जाएगी। कसम चढ़ गई है, रोज सुबह उठ के इस टू डू लिस्ट को देखना है आपको, सो दैट इफ यू डोंट डू इट एटलीस्ट यू फील गिल्ट कि अरे यार ये करना था अभी तक नहीं हुआ है। फिर अपने हिसाब से आपको टारगेट डेट लिखोगे, इस पे यहां तक कर दूंगा, फिर चेक करोगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर हो जाएगा, फिर इस टास्क को कट करोगे। देखते हैं कि टू डू की लिस्ट कितनी लंबी जाती है, क्या अगले पेज की भी जरूरत पड़ती है इसमें। लेट्स सी, समय पे काम करोगे तो इस लिस्ट में कभी कुछ आएगा ही नहीं, अभी तो आ गया है। चलो क्वेश्चन में हमारे एक नया ट्विस्ट, हमको ब्रेक इवन फ्लैट रेट निकालना है। तो हम ब्रेक इवन फ्लैट रेट को एक्स नहीं मानेंगे, रैदर देन जो हायर इंस्टॉलमेंट उससे निकलनी है, जैसे यहां थी 3.29 शायद, क्या थी 3.29 थी क्या? 3.29 वाली चीज को हम क्या मानेंगे यहां पर? एक्स। लिखिए अपनी कॉपी में, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन फ्लैट रेट। कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन फ्लैट रेट, इसमें आप लिखें लेट अस अज्यूम दैट हायर इंस्टॉलमेंट्स at the break even flat rate higher installments at the break even flat rate is x। अभी देखो ये 20 करोड़ वाली स्टेप सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट बदल जाएगा, लेकिन अब फ्लैट रेट बदलेगी तो पीछे चेंज होगा क्या? नहीं। फिर 16.28 क्या है? क्या इसमें चेंज आएगा? ये सेम रहेगा। कैपिटल लॉस का टैक्स बेनिफिट वही रहेगा। दो ही चीजें बदलेगी, एक हायर इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू और एक हायर चार्जेस का टैक्स बेनिफिट। बाकी 4 स्टेप्स को हमको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं, हायर इंस्टॉलमेंट्स।
आपसे बार बार पढ़ने के लिए, होमवर्क करने के लिए, उसको चेक करवाने के लिए। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि मुझे आपको परेशान करने में कोई मजा आता है, बट आप अगर मेरी क्लास में बैठे हैं तो आई फील रिस्पॉन्सिबल। I don't know you feel responsible or not that you are doing CA and it's your responsibility to study, पर अगर आप मेरी क्लास में बैठे होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए आई एम वेरी मच कंसर्न कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे अदरवाइज कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। एकेडमी विल गिव मी मनी फॉर टीचिंग, दैट्स इट। आप मेरी क्लास में आए, मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो यार, मुझे उससे क्या करना है। आप पैसे गिनो, बाहर निकलो। Nobody counts क्या रिजल्ट आया है, सब दिखाने के लिए होता है। झूठ बोल दो ऐसा आया रिजल्ट, क्या पूरी दुनिया झूठ बोल रही। एक रिजल्ट लिखाओ, उसके बारे में चल रहा हो, आगे आपको समझ में आए नहीं आए, दूसरे अटेम्प्ट में आप खुद आओगे, खुश रहोगे मुझसे। बट आई फील रिस्पॉन्सिबल। आप मेरी क्लास में बैठे हो तो ऐसा लगता है मुझे कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपका पास नहीं होना, आपका नहीं सीखना मेरे लिए गलत है। दैट्स व्हाई आई एम दैट मच कंसर्न्ड। और बार बार मैं आपको हर तरह से पॉजिटिवली नेगेटिवली चाहता हूं कि आप पढ़ें। पर अगर किसी दिन आप बोल देंगे सर बहुत हो गया, रहने दो। बच्चे माता पिता को ही बोल देते कि अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बड़ा हो गया हूं, आप अपने मजे करो, मेरे को अपने करने दो, देन इट्स ऑलराइट, फिर कोई बात नहीं। फील रिस्पॉन्सिबल। हायर इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमने हायर इंस्टॉलमेंट ले ली x, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.0586 से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, क्या 3.517 है वो? हाँ, ये तो 3 ही साल है, 2.361। $9.99 30 कर लो, ठीक है, अब 30 कर 30x। ये तो बहुत आसान था। थोड़ा टेढ़ी खीर जो है वो है हायर चार्जेस का टैक्स बेनिफिट। स्टेप नंबर 2, टैक्स बेनिफिट ऑन हायर चार्जेस। सबसे पहले हायर चार्जेस ही पता कर लेंगे कितने हैं। हायर चार्जेस का ऐसा है कि 36x माइनस 80 है हायर चार्जेस। सोचो कैसे। हाँ, x वाली कितनी इंस्टॉलमेंट आप चुकाओगे? 36। तो टोटल 36x you will be paying, but you are supposed to pay only 80. So whatever excess you are paying, वो हायर चार्जेस। अब इस हायर चार्जेस को आपको क्या करना है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट बेसिस पर अलोकेट करके और टैक्स बेनिफिट लेना है। तो टेबल बना लेते हैं, वही कल वाली टेबल। ईयर 1 2 3, sum of years digit 366, 222 and 78. Is it? Total 666. अब यहां मुझे लिखने हैं हायर चार्जेस। तो हायर चार्जेस को मैं HC लिख देता हूं। ये 36x माइनस 80, इतना बड़ा कहां बार बार लिखता रहूंगा।
तो हायर चार्जेस को मैं HC लिख देता हूं. तो फर्स्ट ईयर के हायर चार्जेस पता है कितने होंगे? HC इंटू 366 डिवाइडेड बाय 666. और सेकेंड ईयर में होगा हायर चार्जेस टोटल अमाउंट का 222 अपॉन 666. और थर्ड ईयर में होंगे HC इंटू 78 डिवाइडेड बाय 66. अरे ओरिजिनल क्वेश्चन में यही तो करा था ना आपने, कि हायर चार्जेस को 666 से डिवाइड करा था और इन रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई. बल्कि मैं तो बोलता हूं इसका टैक्स बेनिफिट और प्रेजेंट वैल्यू वाला नाटक भी सब यहीं कर लो. इनटू टैक्स रेट कितना है? 35% है ना, तो ये टैक्स बेनिफिट आ गया. और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बता दो कितने? 0.889 8849 885 कर लेते हैं. फिर 0.783, फिर 0.693. बस हो गया हमारा काम. हायर चार्जेस को प्रोपोर्शनेटली बांट दिया, उसका 35% टैक्स बेनिफिट ले लिया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी. चलो मेरे साथ कर लो अब आप. 366 अपॉन, या थोड़ा दिमाग लगाओ तो 666 कॉमन है और 0.35 कॉमन है और HC कॉमन है. इन कॉमन आइटम्स को हम बाद में देख लेंगे. थोड़ी सी बहुत स्लाइट मैथमेटिक ट्रिक अगर हम लगाएं तो कैलकुलेटर ऑन करो. 366 इंटू, और इसमें भी एक्यूरेसी चाहिए, चलो जाने दो. 366 इंटू 0.885 M प्लस 222 इंटू 0.783 M प्लस 78 इंटू 0.693 M प्लस मेमोरी रिकॉल इंटू 0.35 डिवाइडेड बाय 666. कितना आ गया? 0.2899 HC. देख लो अपने हिसाब से, चेक कर लो. इसको आप थोड़ा ठीक ढंग से लिख देते हैं. चलो अब आप मेरे साथ सॉल्व करो. जरा ये जो 4 टिक लगाए थे मैंने, इनको नेट कर लो. 1 2 3 4, इन 4 आइटम को. ये 4 आइटम तो वही पुराने वाले ही हैं. -20 प्लस 20.06 प्लस 16.28 माइनस 1.19 15.15 प्लस है माइनस है? -30x प्लस, अब ये HC की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं? 36x -80 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.2899 से. और ये हो गया पूरा का पूरा हायर परचेस ऑप्शन. ये वो 4 आइटम, ये हायर इंस्टॉलमेंट, और ये यहां से हायर चार्जेस का टैक्स बेनिफिट. और मैं इसको बराबर कर देना चाहता हूं लीज ऑप्शन के 72.31.
लीज 77 था क्या? ओहो हो, 77.46। सॉल्व करो, एक्स बताओ। लो बताओ क्या आ रहा है आंसर? 3.55। 3.548 आता है आंसर, पर ये आंसर नहीं है, ये तो हायर इंस्टॉलमेंट है। इससे आपको फ्लैट रेट निकालनी पड़ेगी, तो फ्लैट रेट निकाल के बताओ।
कैसे निकालोगे फ्लैट रेट? वेरी सिंपल, इसको आप सबसे पहले 36 से मल्टीप्लाई कर लो तो मालूम पड़ जाएगा कि आपने टोटल पेमेंट कितना करा है। उसमें से 80 करोड़ रुपीस माइनस कर दो तो ये निकल आएगा कि हायर चार्जेस कितने हैं। 3.548 मल्टीप्लाइड बाय 36 कर लें, उसमें से माइनस कर दें कितना, 80, तो 47 क्या आ गए यहां पर, हायर चार्जेस। 47 के हायर चार्जेस आ गए 80 पर, सो डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, कितना परसेंट आया, 59.66% का फ्लैट रेट आपने पे करा है 3 साल में मिला करके। सो डिवाइडेड बाय 3, 19.89, 19.9 कर दूं? अरे ढंग से कुछ बोल दो यार। 19.89%। चेक करो। देखो ना, अपने आप से समझने की कोशिश करो। अब इतना लिख दिया है मैंने तो। चेक करो। अरे भाई, इतना सिंपल मुद्दा है। हायर चार्जेस हमने कैसे निकाले थे, 36x माइनस 80 निकाले थे ना। तो 36x कर लिया, 36 इंटू 3.548 माइनस क्या कर दिया आपने, 80, माइनस 80 कर दिया तो हायर चार्जेस निकल आए 47 करोड़ रुपए। अब 47 करोड़ रुपए आप कितने पर पे कर रहे हो, 80 करोड़ पर। सो दैट कम्स टू 59%। सो यू आर ओरिजिनल अपने क्वेश्चन में हमने 48% पे करे थे 3 साल के लिए, यहां आप 59 पे कर रहे हैं 3 साल के लिए। तो 1 साल के लिए कितना, डिवाइडेड बाय 3, 19.89%। 16% फ्लैट रेट में हायर परचेज इज बेटर देन लीज। 17 में भी इट विल बी बेटर, 18 में इट विल बी बेटर, 19 में इट विल बी बेटर, 19.89 it will be at par with lease. If flat rate is 20%, then lease will be a better choice. समझ में आई क्या बात? नहीं आई? तो पूछो क्या नहीं समझ में आया, थोड़ा सा आप खुलासा करो। ये पूरा ब्लैंक है तो फिर तो थोड़ा रुक जाओ। आपने एक्चुअली बीच में से ज्वाइन करा ना बेटा, डिविडेंड पॉलिसी आने का इंतजार करो आप। पूरा तो नहीं मिला ना, 20% तो आया है। हाँ बस बस, उससे ज्यादा आना भी नहीं चाहिए यार। अगर आप एफएम के बैच में बीच में से कहीं से बैठ जाओ और समझ में आने लग जाओ तो मेरी वैल्यू किस बात की फिर यार। कुछ तो डिफिकल्ट होना चाहिए एफएम में, तो बीच में से बैठने पे कम समझ में आए। 19.89% इज द ब्रेक इवन फ्लैट रेट। अब इसी क्वेश्चन पर हम एक एक्सपेरिमेंट और कर देते हैं, ताकि फिर बचे हुए 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। और वो एक्सपेरिमेंट, पहले होमवर्क, रुको 1 मिनट, पहले आपको होमवर्क बता दूं फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मंथली इन अरियर क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के देख लेते हैं हम. And this will be for your homework. Syndicate Engineers Limited is one of the leading construction companies. The company wants to acquire certain material handling equipment worth rupees 600 lakhs. 600 लाख की एसेट आपको acquire करनी है. To make its operation more efficient, as the company is now facing a liquidity crunch, its finance manager proposed to either lease the equipment or buy it under a hire purchase scheme. SEL received an offer from Universal Finance Limited for the above. The details of the offer are as follows. या तो आप लीज पे ले लीजिए असेट को 4 साल के लिए, या हायर परचेस. अच्छा, एक थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन का मिस्टेक है. लीज पे लेंगे तो लीज रेंट कितना है? 44 पर 1000 पर मंथ है. लेकिन अगर आप हायर परचेस पे लेंगे तो हायर पीरियड कितना है? 4 इयर्स. और पेमेंट पैटर्न कैसा है? मंथली इन अरियर. और अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज एंटायर कॉस्ट ऑफ असेट. देयर इज नो डाउन पेमेंट. इस पे ग्राउंड पे जरा सी भी शूटिंग नहीं आती क्या यार? फिर तकलीफ है कुछ नहीं. चलो नेक्स्ट. The equipment is eligible for depreciation at 35% on WDV basis. Salvage value at the end of 4 years is expected to be 10% of cost of equipment, that is 60 lakhs. SEL attracts a marginal tax rate of 35%. Pre-tax cost of borrowing is 14%. Pre-tax cost of borrowing कितनी है? 14% है. तो इसको हम पोस्ट टैक्स कर लेते हैं. 14 into 0.65, 9.1. 9.1% हमारी डिस्काउंटिंग रेट होगी. और क्वेश्चन में नीचे लिखा भी है एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर मंथली इन अरियर फॉर 9.1% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज 1.0335. You are required to determine the flat rate of interest on hire purchase plan at which SEL will be indifferent between the two plans. बिल्कुल डिक्टो यही वाला क्वेश्चन है, बल्कि एक स्टेप कम है. डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं है, पूरा हायर परचेस पे एसेट को खरीदा गया है. पर सर फ्लैट रेट तो दी नहीं है इसमें. अरे तो वही तो निकालनी है. और फिर बोला है डिटरमाइन विच प्लान शुड बी चूजन बाय SEL इफ द फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 14%. मेरा ये कहना है कि इसमें पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आपने ब्रेक इवन फ्लैट रेट निकाली सपोज 17% से, और ये बोल रहे हैं कि हायर वेंडर हमसे चार्ज कर रहा है कितना? 14%. तो क्या बिना सॉल्व करे आप डिसीजन दे सकते हैं? बताइए, हायर परचेस और लीज, विच वन इज बेटर? हायर परचेज इज बेटर ऑब्वियसली. तो सेकेंड पार्ट में कुछ सॉल्व नहीं करना है. बी पार्ट में उसमें सिर्फ क्या करना है? आपको डिसीजन देना है. हाँ हाँ बिल्कुल नंबर मिल जाएंगे. ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे सॉल्व करेंगे तो नंबर मिलेंगे. लेकिन क्वेश्चन कुछ चेंज हो गया तो आप खुद जजमेंट लेना कि इसमें हमको कितना करना चाहिए. और वैसे भी अगर कुछ कैलकुलेशन भी करना हो तो सिर्फ 2 स्टेप पे रिवाइज होती है, हमने जैसा यहां पे देखा. हाँ, मैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था, और वो ये कि इस क्वेश्चन में अगर ये बोल देते कि हायर इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो क्वेश्चन में क्या बदल जाता? बहुत कुछ. सबसे पहली बात, इंस्टॉलमेंट 36 होती लेकिन महीने 35 होते हैं. क्योंकि 1 to 36 नहीं चलता, 0 to 35 चलता. तो फिर 36 महीने का ब्याज आपने पता है कैसे निकाला था? कैलकुलेटर पे टाइप करो 16, फ्लैट रेट 16 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 36. क्या ये 48% आया? याद है आपको कल हमने 48% चार्ज किया था फ्लैट रेट? यस और नो? अब अगर ये 35 मंथ्स है तो ऑन करो कैलकुलेटर. 16
डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 35, कितना 47 पॉइंट समथिंग %। M प्लस मेमोरी में स्टोर कर लो। अभी 80 टाइप करो, 80 करोड़ प्लस मेमोरी रिकॉल %, कितना आ गया? ये टोटल पेमेंट हमको करना है ब्याज चढ़ा के, लेकिन भले महीने 35 हो पर इंस्टॉलमेंट तो 36 ही है। सो डिवाइडेड बाय 36, 3.26, अदरवाइज वो 3.29 थी। सर नहीं आया मेरे को तो समझ में, तो बोर्ड पे लिखते हो तो ही समझ में आता है। कानों सुनी पे विश्वास ही नहीं है, सिर्फ आंखों देखी मानता हूं मैं तो। लो भैया आपके लिए, आंखों देखी वाले लोगों के लिए 0.16 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 35, ये 1 प्लस हमने इसको कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 80 करोड़ रुपए से और इस पूरे को 36 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 3.26। 16% साल का तो 35 महीने का कितना? 1 प्लस आर करके 80 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 36। तो सर ये तो 35 है। अरे भाई महीने 35 है मगर इंस्टॉलमेंट 36 है, क्योंकि 0 मंथ पे भी एक इंस्टॉलमेंट है। चलो इसको फिर कल आगे बढ़ाएंगे इस एक्सपेरिमेंट को। थैंक यू।